छात्रों, आज के अपने इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह टॉपिक है लिंकेज थ्योरी अर्थात सहलंघता सिद्धांत। अपने पिछले टॉपिक में हमने सहलंघता की क्रिया को पढ़ा था, जिसमें हमने बताया था कि एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीन जो एक साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं उन्हें हमने सहलंघ जीन कहा था। और यह क्रिया जिसमें एक साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं उसे हमने सहलंघता कहा था। ठीक है, सहलंघता से संबंधित जो सहलंघता सिद्धांत है, इस सिद्धांत के बारे में सर्वप्रथम बताने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे टी.एच. मॉर्गन। और टी.एच. मॉर्गन ने ही सहलंघता सिद्धांत को प्रस्तुत किया। कब? 1910 में। तो जनरली हम कह सकते हैं कि सहलंघता सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक टी.एच. मॉर्गन है। इन्होंने ड्रोसोफिला पर सहलंघता संबंधी अनेक प्रयोग किए और अपने प्रयोग के आधार पर प्राप्त जो निष्कर्ष प्राप्त हुआ उस निष्कर्षों को इन्होंने अपने सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे हम सहलंघता सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के जो प्रमुख बिंदु थे वो कौन कौन से थे, देख लें। अब देखिए, सहलंघता सिद्धांत के जो प्रमुख बिंदु हैं वो कौन कौन से हैं। पहला बिंदु तो ये है, इसके अंतर्गत जो पहला बिंदु बताया गया उसमें बताया कि जो सहलंघ जीन होते हैं वो क्या होते हैं, एक ही गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। सहलंघ जीन एक ही गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। ठीक है, पहला बिंदु ये बताया गया। दूसरा बिंदु बताया गया है कि जो सहलंघ जीन होते हैं वो गुणसूत्रों पर रैखिक क्रम में व्यवस्थित होते हैं। कैसे व्यवस्थित होते हैं? रैखिक क्रम में व्यवस्थित होते हैं। गुणसूत्रों पर रैखिक क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तीसरा बिंदु है कि जो सहलंघ जीन होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में साथ साथ जाना चाहते हैं। क्या होता है? सहलंघ जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी साथ साथ जाना चाहते हैं। ठीक है, अब साथ साथ जाते हैं इसलिए क्या होता है कि संततियों में जनकों के लक्षण बने रहते हैं। ठीक है, अगर सहलंघ जीन साथ साथ न जाए तो हो सकता है कि कुछ बदलाव उत्पन्न हो जाए और संततियों में पैतृक गुण विलुप्त हो जाए। तो संततियों में पैतृक गुणों का पाया जाना सहलंघ जीनों की उपस्थिति का सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, अर्थात सहलंघ जीन पाए जाते हैं। चौथा बता सकते हैं कि सहलंघ जीनों के बीच की दूरी अगर बढ़ती है तो सहलंघता प्रभावित होती है, अर्थात सहलंघता कमेगी। और यदि बीच की दूरी जैसे कह सकते हैं कि ये गुणसूत्र है, ठीक है, इसके क्रोमैटिड है, इसके ये गुणसूत्र एक जीन हो गया और दूसरा एक जीन हो गया, तो इन दोनों को साथ साथ जाना एक स्वाभाविक कारण हो जाए क्योंकि इनके बीच की दूरी कम है, ये साथ साथ जाएंगे। परंतु यदि स्थिति ऐसी बन जाती है कि एक जीन यहाँ पर है और दूसरा जीन यहाँ पर है तो इनके बीच की दूरी बढ़ने पर इनकी सहलंघता की संभावना घट जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो, कियाज-बेटा का निर्माण होगा तो ये इधर चला जाएगा और ये इधर जाएगा। तो कियाज-बेटा के निर्माण के कारण क्या होता है, जीन विनिमय की क्रिया हो जाएगी और दोनों जो जीन होंगे वो परस्पर अलग अलग हो जाएंगे। तो आप बता सकते हैं कि सहलंघ जीनों के बीच की
दूरी बढ़ने पर संलग्नता कम हो जाती है तथा दूरी घटने पर संलग्नता बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये चार प्रमुख बिंदु संलग्नता सिद्धांत के अंतर्गत टीएच मॉर्गन ने रखे थे। कौन कौन से बिंदु, फिर से एक बार देख लें शॉर्टकट में, यदि संक्षिप्त में देखें कि संलग्नता सिद्धांत को सन 1910 में टीएच मॉर्गन ने प्रस्तुत किया। इन्होंने ड्रोसोफिला पर संलग्नता संबंधी प्रयोग किए थे और जो निष्कर्ष प्राप्त हुए उस निष्कर्ष को प्रमुख बिंदु के रूप में संलग्नता सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया, जिसमें पहला बिंदु बताया कि जो संलग्न जीन होते हैं एक ही गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। दूसरा बिंदु बताया संलग्न जीन गुणसूत्रों पर रैखिक क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, तीसरा है संलग्न जीन क्या है, एक ही पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक साथ जाना चाहते हैं, जिससे क्या होता है कि पैतृक गुण संततियों में बने रहते हैं। चौथा पॉइंट जो था वो संलग्न जीनों के बीच की दूरी अगर बढ़ाते हैं तो संलग्नता घटती है और दूरी अगर घटाते हैं तो संलग्नता बढ़ती है। तो ये था संलग्नता सिद्धांत जो टीएच मॉर्गन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ठीक है, इस प्रकार की जानकारी को प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।